तो इससे पूर्व हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1 को डिस्कस किया था। उससे पहले इतिहास के एक परिचय के रूप में एक मतलब जितना भी हम शॉर्ट में समझा सकते चीजों को वो समझाई गई थी। अब इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं इंडस वैली पार्ट 2 और आज कोशिश करेंगे कि जितने टॉपिक्स लिखे हैं इन सब पर पूरी तरीके से चर्चा करते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर उसके विस्तार, उसके नगर नियोजन से लेकर उसकी कला तकनीक, उसके समाज से लेकर उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति से लेकर धर्म तथा इसके बाद उसके पतन की पूरी तरीके से पूर्ण रूप में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज में। सबसे पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका पार्ट 2 आज आप देखने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पूर्व कोई लेक्चर नहीं देखा तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि पहले दोनों लेक्चर देख लें, उसके बाद चीजें समझ में आएगी कि प्राचीन भारत के इतिहास में किन टॉपिक्स को रखा गया, मध्यकालीन भारत के इतिहास में किन टॉपिक्स को रखा गया और फिर अब आधुनिक भारत के इतिहास में किन टॉपिक्स को रखा जाता है। तो हम लोग पूरी तरीके से चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारत के सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की उत्पत्ति की बात करें तो आज से लगभग 5000 साल पहले, मतलब अगर हम 2021 में खड़े हैं तो इसमें 5000 साल पहले जब जाएंगे तो पहली शताब्दी ईस्वी वो चली जाएगी हमारी पूरी तरीके से ईसा मसीह के जन्म तक। तो ये साल लगभग 2000 यहाँ हमारे कवर हो जाएंगे। और 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं तो अब इस 2000 में मुझे कितने चाहिए कि ये 5000 हो जाए, तो मुझे चाहिए 3000 साल और इस प्रकार 3000 साल जब मैं पीछे चला जाऊंगा तो यहां से यहां तक का जो घटनाक्रम है वो पूरा बिफोर क्राइस्ट में चला जाता है। तो कुल मिलाकर 3000 ईसा पूर्व के आसपास जो है सभ्यता की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो तिथि इस समय सर्वमानित है या कहे कि यूनिवर्सल तौर पर जिसे माना जाता है वो पूरी तरीके से माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो अपनी परिपक्व अवस्था में वो पूरी तरीके से 2500 ईसा पूर्व में रही। इससे पूर्व की जानकारी जब हम जुटाते हैं इतिहास के अंदर से तो ये ग्रामीण बस्तियों के रूप में एकत्रित थे जन समुदाय और वो एकत्रित हुए नदियों के आसपास, तब जाकर एक परिपक्व अवस्था में 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हो पाई। आज भी इसके विस्तार को लेकर खोजकर्ता जो है अलग अलग रूपों में इसकी खोज करते हैं और सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर या उत्तरी और दक्षिणी छोर जब हम ज्ञात करते हैं तो पिछली वीडियो में बताया गया कि मांडा से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर आपका महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मेरठ से लेकर पाकिस्तान वेस्ट सुत का गैंडोर तक इसका विस्तार पूरी तरीके से हुआ है। इसके नगर नियोजन की अगर बात करें, कला तकनीक की बात करें तो पूरी तरीके से ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। 90 डिग्री काटती सड़कों से समावेश किया गया, नगर नियोजन बनाए गए, फिर नगरों को किन रूपों में विभाजित किया गया, एक एक टॉपिक्स पर बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करेंगे। बात करेंगे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था सोशल स्टेटस की, तो जो सोसाइटी है वो मदर डोमिनेंट सोसाइटी है, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है। जब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की तो ये एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री यानी कि पूरी तरीके से कृषि और पशुपालन पर आधारित समाज था। लेकिन कौन लोग यहाँ शासन करते थे अभी इस बात का पता नहीं चल पाया, क्योंकि इसकी लिपि और इसके अक्षरों को अभी भी पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तो शायद हम सिंधु घाटी सभ्यता को और विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। जब बात करते हैं रिलीजियस स्टेटस की तो ये पूरी तरीके से नेचर पर आधारित सभ्यता थी, टोटमवाद पर आधारित सभ्यता है, प्रकृति पूजक धर्म रहा है इन लोगों का। और किस तरीके से इसका डिक्लाइन हुआ, कोई एक कारण वहां डिक्लाइन का था नहीं, तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंसमेंट जो हुआ, जलवायु में परिवर्तन जो हुआ, बाढ़ और भूकंप जैसे जो शाख से जुटाए गए, वो प्रणाली पूरी तरीके से क्या करती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा करती है। मोहनजोदारो जो मूवी आई थी उसमें एक चर्चा की गई कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो हम चर्चा करेंगे इसकी उत्पत्ति की और उत्पत्ति से लेकर इसके पतन की। तो इससे पहले मैं बता चुका हूं कि 5000 साल पहले सभ्यता जो है वो अपने अस्तित्व में आई और क्यों इन लोगों को नदियों के आसपास के क्षेत्रों में आना पड़ा, क्यों वो खाना, क्यों वो पानी जुटाने की जद्दोजहद में ये लोग नदियों की तरफ आकर्षित हुए। तो आज पूरी तरीके से चर्चा करेंगे इसके नगर नियोजन पर और नगर नियोजन पर चर्चा करते हुए बात करेंगे इसके पतन तक की। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंडस वैली पार्ट 2 में इन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए एक कॉन्सेप्ट के रूप में चीजों को आपके दिमाग के अंदर डाला जाए ताकि समझ में ये आ जाए कि चीजें कुछ इस तरीके से विस्तृत थी
और फिर फैक्चुअल कंटेंट जो है उसके लिए मार्केट में किताबों की भरमार है, वो आप कहीं से भी जुटा सकते हैं, लेकिन समझ ले पहले कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजों को पढ़ना कैसे होता है। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे इसके नगर नियोजन पर, कि नगर नियोजन की पद्धति इन लोगों ने कैसे अडॉप्ट की और किस तरीके से बड़े नगरों का निर्माण करते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं में एक सर्वोच्च बल मिला, जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर सबसे प्राचीन स्तर की सिविलाइजेशन कही जाती है। तो बात करें अगर इसके नगर नियोजन की, तो सबसे पहले इस शब्द को समझना होगा कि नगर जहां आपके जीवन जीने की मूलभूत सारी की सारी सुविधाओं को बिल्कुल ग्रहण कर ऐसे सिस्टम को रखा जाता है जहां आप पूरी तरीके से परमानेंट या टेम्परेरी रूप से स्टेबल हो सके। तो नगर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपने ग्रामों को ना बनाया। और ग्राम बनाने की सीरीज ये है कि जब समुदाय छोटी छोटी बस्तियों के रूप में कहीं यहां वहां फैला था, तो अपनी ऊर्जा पूर्ति हेतु सारा का सारा जन समुदाय उठ खड़ा हुआ इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में। नवपाषाण काल के अंत तक जाते जाते मनुष्य ने खेती और पशुपालन करना सीख लिया था। तो मतलब ये कि जो अभी तक जंगलों में जाकर खाद्य संग्राहक के रूप में हम लोग अपने खाने पीने का सारा मामला जुटाते थे, अब वो सारी चीजें न जुटाकर हम क्या कर रहे हैं कि इन्हीं नदियों के आसपास के क्षेत्रों को, क्योंकि ये पूरी तरीके से संचित भूमि है और संचित भूमि होने के कारण एग्रीकल्चर यहां से अच्छा खासा प्राप्त किया जा सकता है। संचित भूमि होने के कारण ये लोग यहाँ उत्पादन को एक अच्छा खासा आयाम दे सकते हैं। लेकिन फिर समस्या ये है कि अगर एक आदमी लगभग 100 बीघा खेत जोतता है और 100 बीघा खेत जोतने के बाद वो पूरी तरीके से प्रोडक्शन जो है अच्छा खासा कर लेता है, उत्पादन प्रणाली में सर्वोच्च स्थिति अपनी रख लेता है, सुपरमेसी रख लेता है, तो फिर इस माल को वितरित करने की समस्या उत्पन्न होगी। क्योंकि आपका परिवार छोटा है, 2 आदमी है, 100 बीघे का आपका खेत है, तो आपने एक साल के क्विंटल के हिसाब से 2 क्विंटल तो अपने घर में रख लिया गेहूं, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ गेहूं है, अब आप उसके लिए क्या क्या सोच रहे होंगे। तो उसके लिए सबसे सटीक और महत्वपूर्ण निर्धारण ये है कि आप ये गेहूं बचा हुआ उसे दे दे जिसके पास चावल हो और जिसने महत्वपूर्ण संख्या में या सुपरमेसी में अपनी उत्पादन प्रणाली में जिसने चावल को एक अच्छे खासे रूप पे उगाया हो, वो उसके बदले आपको चावल दे दे। तो पूरी तरीके से जो सिस्टम स्थापित होगा वो सबसे पहले गड़बड़ाएगा कहां कि उत्पादन तो हमने कर लिया, लेकिन जब इसके वितरण की समस्या पैदा हुई तो वितरण की समस्या को दूर करने के लिए आपने क्या किया, एक निश्चित स्थान को मान लिया कि सारे के सारे लोग एक निश्चित समय में आकर यहां इस रूप में क्या होंगे, एकत्रित होंगे। ये एकीकरण ऐसा हुआ कि सारे के सारे लोग एक निश्चित समय में अपने माल को लेकर पहुंचने लगे उस क्षेत्र की ओर जो पूरी तरीके से आपने चिन्हित किया कि भाई सभी अपना माल लेकर यहाँ आए। शायद उत्पादन की प्रणाली जो डामाडोल हो चुकी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सटीकता को हम पूरी तरीके से स्टेबल कर पाए। चावल वाला चावल लेकर चला, जिसके पास जौ है वो जौ लेकर, जिसके पास जवार है जवार, जिसके पास मक्का है वो मक्का, जिसके पास गेहूं है वो गेहूं, और जिसके पास प्याज है वो प्याज, तो लेकर एक सुनिश्चित स्थान पर पहुंच गए। अब मक्का जिसके पास है उसे प्याज चाहिए तो इसका आदान प्रदान हुआ, गेहूं जिसके पास है उसे ज्वार चाहिए तो इसका आदान प्रदान हुआ, जौ जिसके पास है उसे चावल चाहिए तो इनका आदान प्रदान हुआ। मतलब आपने एक स्थान को सुनिश्चित करने के उपरांत ये सिस्टम खड़ा किया कि भैया आप एक तय समय में अपने सारे माल को लेकर एकत्रित हो और एकत्रित होने के बाद जो जरूरत का सामान है लेकर निकल जाओ। इसे ही आधुनिक वर्तमान समय में एक मंडी के रूप में उल्लेखित किया गया है। और इन्हीं मंडियों के आसपास या आज भी गांव के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर एक शब्द अमल में आता है
कि एक निश्चित समय में वो लोग पीठ लगाते हैं। तो ये एक प्रकार की पीठ है, ये एक प्रकार की मंडी है, जो मंडी पूरी तरीके से क्या करती है, सारे के सारे लोगों को एक जगह एकत्रित करती है। अब सारे के सारे लोग अगर एक जगह आकर एकत्रित होंगे तो अब इन लोगों को अपनी जरूरतों के हिसाब से उन चीजों को चाहिए जो इनकी पूर्ति करता हो। जैसे समझिए चीजों को, आपने मार्केट खड़ी कर ली, 100 व्यापारी अपने माल को लेकर इस मंडी तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। 100 व्यापारी इस मंडी तक अपने माल को लेकर पहुंचे हुए। अब व्यापारी तो माल को ढोएगा नहीं, अब व्यापारी माल को न ढोते हुए एक चीज की जो सबसे बड़ी डिमांड होगी इस क्षेत्र में वो होगा मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग कहां से आएगा, अमरी से। मजदूर वर्ग कहां से आएगा, नाल से। मजदूर वर्ग कहां से आएगा, सिंधु और उसके आसपास के छोटे छोटे ग्रामीण समुदाय से, जो पूरी तरीके से एक उन्नत किस्म की मजदूरी देकर अपने जरूरत के सामान को वहां से जुटा ले। क्योंकि समझिए कि अगर एक आदमी ने 1 बीघा खेत जोता और एक व्यक्ति 100 बीघा या 1000 बीघा जोत रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब 1 बीघे वाला जो जोत है, जो इस जोत का किसान है, उसकी उत्पादन प्रणाली में इतना अच्छा खासा वो नहीं जुटा सकता जितना ये लोग जुटा सकते हैं। लेकिन जब इसके पास माल खत्म हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आश्रित हो जाएगा इस वर्ग के ऊपर, और ये वर्ग फिर इसको मजदूर के रूप में काम कर इसे मजदूरी के रूप में भी देगा क्या, इसके खाने पीने की सारी वस्तुएं जो ये पूरी तरीके से जुटा सकता था। तो अब ये व्यापारी वर्ग ने मजदूरी वर्ग को खड़ा कर दिया, और ये मजदूर वर्ग जब खड़ा हुआ पूरी तरीके से, तो आप समझिए चीजों को कि मजदूर वर्ग जैसे ही खड़ा हुआ तो अब यहां और चीज चाहिए हमें। यहां हमें बग्गी भी चाहिए, यहां हमें एक वाहन, बग्गी वाहन है, और इस वाहन को हाँकने वाला और इसे चलाने वाला एक वाहक भी चाहिए। कोई एक ऐसा पशु भी चाहिए जो पूरी तरीके से इस मजदूर का साथ देकर बड़े बड़े व्यापारियों के माल को ढोकर शहरों तक पहुंचा सकता हो। तो इस क्रम में सबसे पहला जो पशु इन लोगों ने अपनाया वो था कुबड़ वाला बैल, या जिसे आप छोटे अक्षरों में कहें तो एक प्रकार से सांड। तो कुबड़ वाले बैल को इन लोगों ने हाँकते हुए सारे व्यापारी वर्गों के माल को ढोकर वो पहुंच गए कहां तक, उन मंडियों तक, उन पीठ तक, जहां सुनिश्चित किया गया था कि एक समय में आकर पूरा का पूरा व्यापारी वर्ग यहाँ एकत्रित होगा। अब व्यापारी वर्ग जब एकत्रित हुआ तो इसके नाच गाने का सिस्टम भी खड़ा करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े पब भी यहाँ खड़े होंगे, बड़े बड़े बार भी यहाँ खड़े होंगे। अब जो कंपनियां सूती वस्त्र या कपास से वस्त्र बनाकर टैग लगाकर बेचना है जिन लोगों को, एक वो भी खड़ा होगा। तो कुल मिलाकर इस मंडी के आसपास कपड़ा मार्केट से लेकर आपके मनोरंजन के जितने साधन हो सकते थे उन सारे के सारे साधनों को क्या कर लेंगे, जुटा लेंगे। और जब इस तरीके से सारी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी तो वो ग्रामीण समुदाय जिसके पास 1 बीघे का खेत है, अब वो पूरी तरीके से ग्राम में न रहकर वो पहुंच गया नगरों की और इसी मंडी के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये तो आपने स्थान कर लिया सुनिश्चित, और इसे इस तरीके से आपने आयाम दिया कि कुछ इस तरीके से मानव समुदाय ने आकर अपने आप को स्थापित कर लिया। ठीक, अब यहां से समकोण काटती हुई सड़कों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस तरीके से यहां जब आप जाएंगे तो ग्रिड के रूप में सारी की सारी प्रणाली आपके हाथ में आ जाएगी। तो समकोण काटती हुई सड़कें मतलब एक शतरंज की बिसात को बिछाकर पूरी तरीके से सोसाइटी का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। और इसी निर्माण ने सिंधु और उसके सभी क्षेत्रों को वो बल दिया जो कहीं भी किसी भी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ था। तो एक सुनिश्चित स्थान मंडी, और ये रास्ते जो जा रहे हैं मंडी तक ये चारों ओर से जा रहे हैं, मतलब जाम जैसी व्यवस्था यहाँ उत्पन्न नहीं होगी। आप कहीं से भी माल लेकर एंट्री करते हैं तो आप सीधे मंडी पहुंचते हैं, और आप अगर किसी भी रास्ते को पकड़ते हैं तो आप सीधे बाहर निकल जाते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा किया कि पूरा का पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से कि अगर इसके आसपास से
कोई जलधारा या कोई नदी निकलती है तो अंडरग्राउंड वाटर लाइन सिस्टम, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम को खड़ा किया गया और सारी की सारी चीजों को जोड़ते हुए बीच में एक स्विमिंग पूल कह लो या हिंदी भाषा में स्नानागार। अब इसी मंडी के अंदर वो वर्ग होगा जो बड़ा खेत जोतता है, तो उसके घरों का आकार कुछ इस तरीके से होगा। एक वर्ग उससे थोड़ा सा छोटा है और जो श्रमिक और मजदूर वर्ग है वो कुछ इस तरीके से। तो जो सिस्टम है नगर नियोजन का वो इस तरीके से कि पुरोहितों के आवास तो हो गए सबसे ऊंचे, उसके बाद छोटा व्यापारी आ गया थोड़ा सा नीचे और उसके बाद मजदूर तबका आ गया थोड़ा सा नीचे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के रूप में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर यहाँ व्यापारी छोटा या बड़ा भी है तो यहाँ भेदभाव या किसी प्रकार का कोई अछूत भाव किसी के मन में नहीं है, तो आराम से अच्छे खासे तरीके से सिस्टम को चलाया जाता रहा। नगर नियोजन में जब बात करें तो सबसे बड़े नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, अभी चर्चा करेंगे कि ये क्षेत्र कहां पड़ते हैं पूरा मैप के हिसाब से, कालीबंगा, लोथल, बनावली, इन सारे के सारे क्षेत्रों को सबसे बड़े क्षेत्रों के रूप में स्थापित किया गया कि ये जो क्षेत्र हैं लगभग अपनी समानताओं में इतने विस्तृत और इतने बड़े हैं कि वो पूरी तरीके से एक नगर के रूप में सारी व्यवस्थाओं को खड़ा करते हैं। यही स्ट्रक्चर जब आसपास के क्षेत्रों में मिल जाए तो उस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता के रूप में स्थापित कर लिया जाएगा। तो नगर नियोजन जो है वो ग्रिड प्रणाली के आधार पर स्थापित है, ये ग्रिड सिस्टम के रूप में स्थापित है और इसी ग्रिड सिस्टम के होने के कारण इतना अच्छा और सुनियोजित शहर बसाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जाता है। अगर आप स्टेट पीसीएस या किसी अन्य ऐसे विषय ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पूरी तरीके से फैक्चुअल कंटेंट को नजरअंदाज कर कॉन्सेप्ट के हिसाब से सवाल पूछता है, तो फिर मेंस में एक सवाल ये आता है आपके स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किन रूपों में देखा जा सकता है। तो आज बड़ी बड़ी मंडियां जो आपकी हो गई वो पूरी तरीके से आज भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज में देखने को मिलती है। वो बड़े बड़े अनाज के कोठार जहां सारा का सारा गेहूं संरक्षित करके रखा जाता है इन क्षेत्रों में, आज वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हो गए। आज भी पकी हुई सड़कों का, ढकी और नालियों का कहीं अगर इस्तेमाल और अमल में लाई जाती है चीजें तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो चिन्ह जो आज भी सोसाइटी और समाज में देखने को मिलते हैं। एक सबसे सुनियोजित और सबसे छोटे शहरों में सबसे बढ़िया शहर अगर हिमाचल प्रदेश में कहीं ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है तो वो एक सिरमौर जिले के अंदर क्षेत्र है जिसे नाहन के रूप में उल्लेखित किया गया है। यहाँ किसी प्रकार की कोई नालियां दिखाई नहीं देती और जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा अंडरग्राउंड रूप में स्थापित है। तो कहीं ना कहीं जो सभ्यता के पद चिन्ह है वो आसपास के अन्य क्षेत्रों में फले फूले हैं। इस तरीके से आप चीजों को जहां भी हैं उस रूप में देखें कि अगर ये मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा होगा कहीं ये कोई सभ्यता गुप्तकालीन तो नहीं है। अगर कहीं आज भी ढकी हुई नालियां पाई जाती है क्या पता हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के मूल सभ्यता से तो नहीं आए हैं। तो मतलब ये प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जहां भी आप बैठे हैं वहां उस तरीके से आप पूरी तरीके से सारे सिस्टम को समझ सकते हैं। तो कुछ शहर इस तरीके से नियोजित हैं और कुछ शहरों में जो है इस तरीके की व्यवस्थाओं को हिसाब में लाया गया। अगर मैं नगर के साथ साथ कला और तकनीक की बात करूं तो इन नगरों के जो भवन स्थापित किए गए इन लोगों के द्वारा, तो उन भवनों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया और पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको भट्टे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अगर आज भी भट्टा मौजूद है सोसाइटी के अंदर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5000 साल पुरातन व्यवस्था हमारे आसपास कहीं ना कहीं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच पड़े हैं। बस आपका नजरिया और दृष्टिकोण चाहिए कि चीजों को देखना किस तरीके से होता है। तो पकी हुई ईंटों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ और इतना इस्तेमाल हुआ कि तीव्र नगरीकरण के कारण ये लोग अपने पतन की ओर उन्मुख होते चले गए।
आप एनसीईआरटी के माध्यम से इससे संबंधित और सारी की सारी चीजों को जुटा सकते हैं। फिर ये आपको एक आयाम ऐसा देंगे कि न केवल राजनीतिक व्यवस्था बल्कि आर्थिक व्यवस्था के भी पदचिन्ह आपको वर्तमान सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे। याद रखना दोस्तों कि जितना हम लेकर खड़े हैं वो अपने अतीत से लेकर खड़े हैं, और हमारा अतीत ही हमारे वर्तमान और फिर हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य का क्या करता है, निर्माण करता है। तो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल आज भी करते हैं। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करने के साथ साथ इन लोगों ने सबसे बढ़िया चीज जो अमल में लेकर ही आए, जो इस्तेमाल की, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। आज से लगभग 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने पीओपी का इस्तेमाल अपने घरों की पक्की जुड़ाई में किया था। और जाहिर सी बात है कि जब आप चले जाते हैं सूत्र पर CaSO4 into half H2O, तो ये क्या करता है, ये एक अग्निरोधक के रूप में कार्य करता है। तो मतलब विज्ञान या केमिस्ट्री की इतनी अच्छी खासी नॉलेज होने के बाद भी पूरी तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों का समावेश अपने नगरों में कर रहे हैं जो इन्हें पूरी तरीके से संरक्षित कर सकता रहा। तो पीओपी का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, इसी नगरीकरण में कुओं को स्थापित करने वाले लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने वाले लोग से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, यहाँ स्नानागारों को स्थापित करने वाले लोग इंडस वैली, और यही बड़े बड़े राज के कोठार इंडस वैली। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजों का समावेश करते हुए अपने नगर को स्थापित किया। और इन नगरीकरण होने के कारण वी गोल्डन चाइल्ड, जो एक बहुत ही प्रख्यात और महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो पहली अर्बन नगरीकृत सभ्यता के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसी नगरीकरण से मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सारे के सारी चीजों को जुटाकर इस नगरीकरण को और अच्छे से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। आइए चर्चा करते हैं कि इस सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है वो किस तरीके से खड़ी हुई। तो बात करते हैं आइए इसकी कला तकनीक की। तो कला तकनीक के रूप में जो मेथड था टाउन प्लानिंग का, तो वो मेथड था ऑक्सफोर्ड मेथड। मतलब समकोण काटती हुई सड़कें, पीओपी का इस्तेमाल, और न जाने कितनी ऐसी चीजें जो आज भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज में सारी की सारी चीजें रही हैं। जब हम बात करते हैं कि भवन निर्माणों के रूप में इन लोगों ने किस तरीके से सारा का सारा सिस्टम खड़ा किया, तो एक चीज हिंदी के शब्द में बहुत प्रख्यात है, जिसे बोला जाता है गुणिया या गुनिया। यानी कि वाटर लेवल सिस्टम को ये लोग इजाद कर चुके हैं, और इस इजाद का इतना बढ़िया इस्तेमाल कि इन लोगों ने भवनों की दीवारों को सीधा खड़ा करने के लिए शाहू या शाल, ये आकृति कुछ इस तरीके से होती है जो राजमिस्त्री के हाथों में देखने को मिलता है। इसमें एक सूत बंधा होता है इस तरीके से, और इसे पूरी तरीके से लेवल करने के रूप में अमल में लाया जाता है। तो ये शाहुल, ये पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल, ये सारी की सारी चीजें जो आज खड़ी हैं भारत के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनका जो एक सिस्टम रहा वो पूरी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर से रहा। और आज भी 5000 साल बाद हम लोग इस रूप में इन सारे के सारे चीजों का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीओपी का जब ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी से अपनी मण मूर्तियां भी बनाई गई, और इन मूर्तियों को पूरी तरीके से इजाद कर न केवल मूर्ति कला तो बहुत सारी और चीजों, वास्तुकला से लेकर सारे के सारे चीजों पर प्रकाश डालते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्रोतों की इतनी भरमार है कि एक अगर लिपि को छोड़ दें तो वो अपठित हैं, लेकिन अगर बात करें इसके प्राप्त हुई चीजों की या जानकारियों की तो वो इतनी अविश्वसनीय है कि आज वो सोचने को मजबूर करते हैं कि वर्तमान समाज सभ्य है या इंडस वैली सिविलाइजेशन को सच में सभ्यता कहने में इतिहासकारों ने कोई भूल नहीं की। क्योंकि आज हमारी नालियां सभ्य होने के बाद भी क्या है, खुली,
और आदिम समुदाय से आकर एक क्रांति करने वाले लोग अपने नालियों को क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। तो सभ्य कौन हुए, हम या वो लोग। अब हम या वो लोग, इनमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में कोई हूण है, कोई शक है, कोई मंगोल है, और मतलब ये समझ लिए कि कहीं ना कहीं उसी सभ्यता के अवशेष के रूप में हम भी बहुत सारी चीजों को आत्मसात करके खड़े हैं सोसाइटी के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है, अगला पॉइंट तो हमने डिस्कस किया नगरीकरण, एक ओवरव्यू के रूप में, डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, एक ओवरव्यू के रूप में, क्योंकि आप जानकारियों को जुटाएं और ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जानकारी को इस जानकारी में ऐड करने के बाद कितने अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करें अर्थव्यवस्था की, तो जब हमने इससे पूर्व चर्चा की तो उसमें एक चीज हमने डिस्कस की थी, उत्पादन प्रणाली। और ये उत्पादन हुआ किस क्षेत्र में, कृषि। और ये उत्पादन हुआ किस क्षेत्र में, पशु पालन क्षेत्र। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को आधार बनाकर इन लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था की नींव रखी, और अर्थव्यवस्था की नींव भी इतनी बेहतर कि राजनीति के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अगर सवाल ये आए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की अर्थव्यवस्था क्या थी, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा कृषि और पशु पालन। ठीक, कृषि की उपज करने के एवज में ये लोग किस जानवर का सबसे इस्तेमाल करते थे, तो वो होगा हमारा आंसर बैल। तो अगर कोई किसान आज भी किसी प्रकार से दो बैलों की जोड़ी अपने घर में रखता है और उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाता है अपने कार्य क्षेत्रों में, तो इसका मतलब यह कि इंडस वैली सभ्यता का मूल उसे माना जाए, और आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की परंपरा को वो लोग निभा रहे हैं। इसे इस रूप में समझने की भी आवश्यकता है। फिलहाल आप ये समझ लें कि जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो कृषि और पशुपालन था। आज भी भारत की जो जीडीपी है वो मैक्सिमम कहां से जनरेट की जाती है, वो कृषि और पशुपालन के आधार पर ही जनरेट की जाती है, क्योंकि हमारे पास वो मौसम है जहां चारों प्रकार की फसलों को आप उगा सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो कोई भी ऋतु हो अन्य। तो मतलब कुल मिलाकर सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। दैट्स व्हाई हम लोगों को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता रहा है। अगर मैं बात करूं इसके समाज की, तो अब 5000 पीछे जब हम जाएंगे तो सारी की सारी चीजें हमें जो प्राप्त होती है वो केवल इस आधार पर प्राप्त होती है, पूरक तत्व पर आधारित है, इस पर आधारित है। और इस पर आधारित होने के कारण समाज को किस तरीके से उल्लेखित किया जाए। अगर किसी समाज के अंदर आज वर्तमान भारतीय सभ्यता संस्कृति को आप देखें तो आपको चौक चौराहों पर पूरी तरीके से पुरुष भाव सबसे ज्यादा मिलेगा, कि पुरुष भाव की मूर्तियां या पुरुष भाव के मंदिरों का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ है। इसका मतलब वर्तमान भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वो पुरुष सत्तात्मक है। लेकिन अगर किसी सभ्यता के अवशेषों में अधिकतर मर्ण मूर्तियां माताओं से संबंधित रही हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि माताएं जो है वो पूजनीय थी, और समाज का जो वर्गीकरण होगा वो मदर डोमिनेंट सोसाइटी के रूप में मातृ सत्तात्मक समाज के रूप में आकर खड़ा हो जाएगा। सवाल सीधा सीधा यह आएगा, भारतीय समाज, वर्तमान भारतीय समाज किस रूप में खड़ा है, तो पुरुष सत्तात्मक। वर्तमान भारतीय समाज की प्राचीन अवस्था है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण है, वो किस पर आधारित था, तो आपका आंसर होगा मातृ सत्तात्मक समाज। अगर धर्म की बात करें तो अभी डिस्कस करेंगे, तो समाज जो है वो मदर डोमिनेंट सोसाइटी के आधार पर, क्योंकि केवल पुरातात्विक स्रोतों पर या एक्सकेवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान जो चीजें प्राप्त हुई है उसी के आधार पर आकलन किया जाता है कि समाज किस रूप में उल्लेखित था। और यहीं से मातृ देवी को बल मिला, और मातृ देवी की जो पूजा है वो कहीं ना कहीं पुरुष भाव विवान नतमस्तक है, और पूरी तरीके से मातृ देवी को समाज की सबसे उच्च देवी के रूप में स्थापित किया गया। यही सारी की सारी चीजों का संबोधन होना शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे वैदिक सभ्यता में पहुंच जाएंगे आप, तो वहां तो वर्गीकरण प्रकृति का इस रूप में हुआ है कि वहां
देवी देवताओं के रूप में हमने प्रकृति को अलग अलग रूप में क्या कर दिया, उल्लेखित कर दिया। तो ये सारा का सारा समाज भी प्रकृति पर आधारित था, लेकिन प्रकृति में एक प्रबलता ये रही कि उसने माताओं को पुरुषों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बलवान बनाया। भले ही पुरुष जो है वो कितना भी शोषण क्यों ना करें या कितने बलशाली क्यों ना हो, लेकिन जो मातृभाव है सोसाइटी के अंदर, उसके बिना समाज की गतिशीलता और किसी भी वंश की गतिशीलता नहीं हो सकती। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने मातृ सत्तात्मक समाज को, या जहां माताएं घर की हेड हो, उन सारे के सारे चीजों को उन्होंने क्या दी, प्राथमिकता दी। और इसी प्राथमिकता के कारण समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक समाज के रूप में आ खड़ा हुआ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि यहाँ के लोगों ने किस रूप में राजनीति के आयामों को समझा है। हमारा जितना भी सोर्सेज अवेलेबल है वो सारा का सारा खुदाई के दौरान प्राप्त चीजें हैं, और खुदाई के दौरान प्राप्त चीजों में इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो मतलब कुल मिलाकर ये कुछ ऐसी लिपि है जिसे चित्रात्मक या प्रतीकात्मक आप कहेंगे, और इस लिपि के अक्षरों को आज भी पूरी तरीके से अपठित ही माना जाता है, क्योंकि इस पर आज भी रिसर्च जारी है। तो अब राजनीति के आयामों को समझे कैसे? बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी। बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि राजनीति का कोई आयाम स्पष्ट नहीं था। तो मतलब ये समझिए कि आकलन किस तरीके से इतिहासकार करते हैं चीजों को। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी बड़ी मंडी रही, सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े शहर रहे, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े व्यापारी रहे, तो कहीं ना कहीं जो होल्ड रहा होगा सोसाइटी में वो इन व्यापारियों का रहा होगा। ऐसा केवल हम इसलिए कह रहे हैं रहा होगा, है नहीं। मतलब कुल मिलाकर हम ये बात कतई भी स्वीकार नहीं कर सकते कि किन लोगों की राजनीति वहां रही होगी, लेकिन इतिहासकार ऐसा आकलन करते हैं या ऐसा आकलन किया गया कि जो व्यापारी वर्ग है वो पूरी तरीके से वहां सत्ता में मौजूद था, और उसकी सत्ता होने के कारण ही वहां पूरी तरीके से वाणिज्य और व्यापार, पूरी तरीके से ट्रेड जो है उसे गतिशीलता मिली, और पूरी तरीके से सोसाइटी उठ खड़ी हुई, और सोसाइटी ने अपने नगरीकरण में कहीं ना कहीं व्यापारियों को सर्वोच्च स्थान भी दिया। राजनीति किस रूप में होती थी, या कौन सी राजनीतिक इकाई थी, क्या राजतंत्र था, क्या लोकतंत्र था, तो आज तक ये अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाई। केवल एक आकलन के दौरान या एक सटीक तर्क के दौरान हम सिर्फ इतना मान सकते हैं कि यहाँ व्यापारी वर्गों का शासन रहा होगा। व्यापारी वर्गों का शासन था नहीं, रहा होगा। तो अगर ये आए सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन लोगों ने व्यापार किया, तो बिल्कुल आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, स्पष्ट नहीं, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। और आइडेंटिफाई नहीं किए जाने के कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ की लिपि जिस दिन हम लोगों ने पढ़ ली, तो उस दिन इस सभ्यता के बहुत सारे पेज खुलकर आएंगे, और वो पेज ऐसे होंगे कि वो अपनी वर्तमान सारी सभ्यताओं को हिलाकर रख देने का काम करने में पूरी तरीके से सफल हो पाएंगे। अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से कि यहाँ की धार्मिक व्यवस्थाएं क्या थी। मैं एक बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप अगर इस रूप से पढ़ें तो आपको फिर चीजों को समझने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ बच्चों का मानना अगर यह है कि सर आप बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो आप सिर्फ चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि जब मैं बिल्कुल एक हूबहू एक ऐसे तौर तरीके से पढ़ाऊंगा कि चीजें आपकी समझ में आए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को निकाल सके, तो आप पूरी तरीके से ये मानेंगे कि नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है वो सटीक है और उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं कि चीजें कुछ इस तरीके से विस्तारीकरण है और चीजें कुछ इस तरीके से रखी गई, तो यार एक बात बताओ, फैक्ट्स को कहां तक लेकर जाओगे आप लोग? केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तक। और अगर पेपर आपने क्लियर कर भी लिया और आपकी पोस्टिंग कर दी गई छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का ना तो आपको अर्थव्यवस्था पता, ना राजनीतिक व्यवस्था, ना वहां के आयाम, तो गोले से उड़ा देंगे आपको किसी दिन। तो पहले किसी भी चीज का बैकग्राउंड जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस बैकग्राउंड को जाकर आप पूरी तरीके से ये समझे बस कि चीजें किस तरीके से घटित हुई हैं। अगर आपको नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर विचार करना नहीं आता या आपने पता नहीं है आपको, तो आप उन्हें सीधा सीधा आतंकवादी बोलने में कतई भी नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर आप समझेंगे चीजों को,
कि नहीं उनकी वर्तमान जरूरतें क्या हैं, उनकी चीजों में किस तरीके से उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। तो पेपर की डिमांड यही रहती है कि भैया आप जिस पोस्ट पर जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी डिमांड इतनी है कि आप कम से कम भारत की 4 चीजों को तो पढ़कर बैठे। मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, मैथ कहाँ अप्लाई करोगे? अच्छा मुझे ये बताओ। रीजनिंग तो अप्लाई होनी है, इससे तो बच नहीं सकते आप लोग, ठीक है। फिर अगर बात करें इंग्लिश की तो ये भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगी कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन एक चीज छोड़कर वो चले गए जो आपकी इंग्लिश थी। जीएस मुख्यतः मानना ये होता है कि यार जीएस पढ़ने का फायदा क्या है? फायदा नहीं होता है जीएस पढ़ने का, लेकिन अगर जीएस नहीं पढ़ोगे तो ये बहुत तगड़ा नुकसान आपका करा देगी। सॉरी मैंने एक चीज बोल दी कि इसे अप्लाई कहाँ करेंगे। सारे के सारे विषयों का अपना एक मूल स्थान है, ये चीजें भी आपके काम में आएंगी, ये भी और पूरी तरीके से ये भी। तो आपने केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन एक चीज को ग्रहण करने हेतु भी चीजों को अडॉप्ट करें जिसे कहा जाता है ज्ञान। द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन इज हिस्ट्री। और अगर इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं तो फिर आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, चीजें किस तरीके से घटित हुई हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। सिलेक्शन लेने के बाद ना तो ये जीएस काम में आती है, ना ये अर्थव्यवस्था, ना ये किसी प्रकार का कुछ, उसके बाद बस आप पैसे जुटाने में लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से आप जुटाएं, ठीक है। और फिर भारतीयों को लूटने वाले हम भारतीय ही हैं, भारतीय अंग्रेज नहीं है। सारी व्यवस्थाओं से पीड़ित करने वाले ही कौन है? भारतीय। सरकारी आदमी काम करने को तैयार नहीं बिना रिश्वत के। और सिलेक्शन जब आप ले लोगे तो 5-10 लाख रुपए खर्च करके अगर सिलेक्शन लोगे तो भैया पहले पैसे भी पूरा करना है। तो मतलब ईमानदारी की जो चीजें हैं वो अब उनका इस वर्तमान भारतीय समाज में कोई स्थान रह नहीं गया। और जैसे ही ईमानदारी डामाडोल हुई तो फिर एक अज्ञात और अदृश्य रूप में जलवा भी तो दिखाया ना प्रकृति ने आपको कोविड-19 के दौर में, ठीक है। तो चीजों को समझिए कि ये पेपर में सारी की सारी चीजें न केवल पेपर के माध्यम से बल्कि जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां भी ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। अगर पोस्टिंग भी नहीं हुई तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ अप्लाई होने वाली है। ध्यान रखना कि शिक्षा आपको कभी भी खाली नहीं छोड़ती। बात करें अगर इसके धर्म की तो धर्म जो है वो पूरी तरीके से नेचर पर आधारित धर्म है, प्रकृति पूजक धर्म है। प्रकृति को इन लोगों ने पूजना शुरू किया। अगर पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन तो जीवन का सबसे बड़ा आयाम है तो क्यों ना आप उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। और जो पेड़ आपको 24 आवर ऑक्सीजन देता है तो वो तो सारे पेड़ पौधों में सबसे बड़ा हो जाएगा ना, वो सारे के सारी व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा स्थान सुनिश्चित कर लेगा। तो प्रकृति पूजक धर्म, सिर्फ आपसे सवाल इतना पूछेगा कि वहां का धर्म क्या था, प्रकृति पूजक। लेकिन प्रकृति को किस रूप में पूजा? प्रकृति को उस रूप में पूजा जैसे प्रकृति इन्हें पूजती या इन्हें संचित करती आई है। बिना बैल के, बिना कुबड़ वाले बैल के आप अपने खेतों में हल को नहीं चला सकते, और हल को अगर चलाओगे तो वो आपके अन्नदाता के रूप में काम करेगा। तो बैल भी यहाँ पूजनीय होगा। तो सभी जानवर, जीव जंतु वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके लिए? पूजनीय। और जब सारे जीव जंतु पूजनीय हो गए तो वो किसका पार्ट है? प्रकृति का। तो इसीलिए पूरी तरीके से क्या हो गया, प्रकृति पूजक धर्म के रूप में आपने इस धर्म को एक संज्ञा दी। और यहां से जितनी सारी चीजें प्राप्त हुई वो कहीं ना कहीं आज भी वर्तमान भारतीय समाज में देखने को मिलती। चींटियों को आटा डालते हैं आप लोग, क्यों? इसका कोई तार्किक कारण है क्या? इसका केवल एक तार्किक कारण ये है कि अगर वो अपना खाना ना जुटा पाए, चलो कम से कम ये तो है जिसे होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है, जिसके रूप में हम लोग खड़े हैं। अगर आपकी घर की चौकीदारी कुत्ता करता है वो भी बिना पाले, तो क्या आपका दायित्व नहीं है क्या कि आप उसे एक रोटी खिलाएं? मतलब कहीं ना कहीं चीजें समझिए कि प्रकृति भी उसी रूप में मानव की रक्षा करती है। यदि मानव भी उसी रूप में प्रकृति की रक्षा करता है तो मतलब प्रकृति के साथ इन लोगों का इतना गहन टच है, इतना गहन टच है कि इन लोगों ने क्या किया, पृथ्वी को गर्भ से निकलने वाला एक पौधा तक इन लोगों ने चिन्हित कर दिया। मतलब एक बच्चा जो जन्म ले रहा है वो अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन का निर्माण करने खुद आया है। तो मतलब वो खुद अपने आप में एक पृथ्वी है, एक दुनिया है, एक संसार है।
तो दुनिया के अंदर जितने बच्चे उतने ही संसार, और दुनिया के अंदर जितनी पृथ्वी उतने ही गर्भ, और जितने गर्भ उतनी ही माँ, और जितनी माँ उतने ही मातृ सत्तात्मक समाज की अवधारणा विकसित हो पाए। तो मतलब प्रकृति और प्राकृतिक रूप से गर्भ से निकलता हुआ पौधा पृथ्वी को दिखाया है कि कहीं ना कहीं एक संसार को लेकर एक बच्चा इस जीवन को एडॉप्ट करने जा रहा है। कुछ इस तरीके से व्याख्यायित करने के बाद इन लोगों ने पूरी तरीके से टोटमवाद और प्रकृति की पूजा करना प्रारंभ किया। लेकिन अगर ये लोग भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति इन्हें भी जवाब देगी, चाहे महामारी के रूप में, चाहे भूकंप के रूप में, और चाहे वो आपका बाढ़ के रूप में हो। तो पारिस्थितिक असंतुलन का सिद्धांत इसके तुरंत बाद जब अप्लाई होगा, क्योंकि जब आपने इसके नगर नियोजन और इसकी नगरीय व्यवस्था को समझ लिया है। तो इससे पूर्व हम लोग इसकी उत्पत्ति, इसके विस्तार, इसकी नगर नियोजन व्यवस्था, इसकी कला और तकनीक थोड़ा सा समझते हुए इसके समाज, इसके अर्थ, इसकी राज्य व्यवस्था, और अब इसके पूरी तरीके से धर्म को हमने समझा। लेकिन एक चीज ये समझिए कि जब मैं इसके पतन की बात करूं, डिक्लाइन की बात करूं, रटने वाला विषय इतिहास कतई भी नहीं है। रटने का कोई मतलब इतिहास के अंदर होता नहीं। तो यहाँ रटना छोड़ दें आप लोग, अब उन किताबों का सहारा लेना छोड़ दें जो केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेक्शन तो करा देती है, लेकिन सिलेक्शन लेने के बाद आप हमेशा के लिए क्या रह जाते हैं, लेकिन कभी यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। तो अगर सिस्टम का नौकर बनना है तो बनिए, क्योंकि आपने खुद की मिल्कियत को कभी समझा ही नहीं, और ना ही शायद इसकी जरूरत है भारतीय समाज के अंतर्गत खासकर। ठीक है, तो इसलिए बड़े बड़े विचारकों का जब नाम आता है तो वो सारे यूरोपियन कंट्री से क्यों आते हैं, क्योंकि लालची नहीं है इसलिए, दैट्स व्हाई। भारतीय समाज इतना घनघोर समाज है कि जितना है उसमें संतुष्ट नहीं है, लेकिन अगर दूसरे का लेकर आ जाए कुछ तो उसमें उसे संतुष्टि थोड़ी सी दिखाई देती है। तो पतन का कारण आपका लोभ और लालच भी तो रहा है ना। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब मूवी की बात करें तो जब मोहनजोदारो या हड़प्पा जैसे क्षेत्रों में लोभ और लालच बस गया तो अब शायद प्रकृति को मानव की उतनी खास आवश्यकता नहीं रही, और मानव के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह खड़े करते हुए उसने तख्ता पलट कर दिया, और सारी की सारी सभ्यता का विनाश ऐसे हुआ कि आज इसके पदचिन्ह ढूंढने के लिए इतिहासकार भाग पड़ते हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो में। जबकि इसका उल्टा अगर आपको खोज करना है तो खोज करने के लिए आपको अपने भीतर ही उतरना पड़ेगा। बस उस चक्षु से आपको देखना पड़ेगा कि अगर कहीं पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है तो वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल आपके घर में भी तो है। तो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही तो आप जी रहे हैं, तो आप बड़े कैसे हो आप, तो समझिए चीजों। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन की अगर बात करें तो यहां हुआ था नगरीकरण, और नगरीकरण में जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ वो पकी हुई ईंटें थी। ईंटों को पकाने के लिए क्या चाहिए, संसाधन, लकड़ी के रूप में। लकड़ी कहां से मिलेगी, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे कहां से काटोगे, उस नदी के आसपास के क्षेत्रों से जहां आप खुद निवास कर रहे हैं। और उससे अगर आपने सारे सिस्टम का विनाश कर दिया, सारे के सारे पेड़ पौधों को साफ कर दिया, तो ये जलधारा अगर एक बड़े रूप में आई, एक बड़ा जल स्रोत लेकर, तो अब ये जल आपके आसपास के क्षेत्रों में बहने लगा। तो आपके आसपास के क्षेत्रों में बहने लगा तो बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी। बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होगी तो आप प्लान करके थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और पीछे फिर आपने अगर नगरों को स्थापित किया तो पेड़ पौधे फिर नष्ट करते जाएंगे। मतलब आप कुल मिलाकर इस तरीके से विस्तार कर रहे हैं अपने नगरीकरण का, और इस नगरीकरण में आप इतनी हानि कर रहे हैं कि एक छोर से तो आप इस ओर बढ़ गए और दूसरी छोर से आप इस ओर बढ़ गए। क्योंकि आज अगर वर्तमान इनकी मुद्राएं मिलती है मेसोपोटामिया में या आसपास की सभ्यताओं में, इसका मतलब कहीं ना कहीं वाणिज्य और व्यापार के रूप में ये लोग उन सभ्यताओं से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जुड़े थे। तो अब ये लोग भागे इस तरफ और ये लोग भागे इस तरफ। तो अब यहां से पूरा का पूरा गांव अगर प्लान करें आज वर्तमान रूप में, तो उस गांव के अंदर जो उनका कुल देवता था वो भी खत्म, उस गांव के अंदर जो उनकी मूल परंपराएं थी वो भी समाप्त, उस गांव के अंदर जो उनके रहन सहन के तौर तरीके थे वो भी समाप्त, उस गांव के अंदर जो उनकी सभ्यता संस्कृति का एक पालना थी वो भी समाप्त। तो आदमी जब यहाँ से उठ खड़ा हुआ इस भगदड़ में, वो आसपास के क्षेत्रों में जाकर पूरी तरीके से क्या हो गया, घुल मिल गया। क्योंकि अगर आज भी औरतें चूड़ियां पहनती हैं तो कहीं ना कहीं इंडस वैली से आया,
आज भी औरतें अगर मांग में सिंदूर लगाती हैं तो सबसे पहली बार इंडस वैली से आया। तो आज भी भारतीय हिंदू समाज, चूंकि सिंधु का रूपांतरण ही हिंदू है, और इसी हिंदू समाज की जो परंपराएं हैं जो खासकर प्रकृति से जुड़े हैं, मैं यहाँ आपके देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के रूप में प्रकृति को ही माना गया है। अगर आप खेत में हल जोत कर आए और तुरंत वर्षा हो गई, इन जल स्रोतों का आपको स्थान नहीं लेना पड़ा, तो आपने हाथ जोड़कर ये कहा कि थैंक गॉड, मतलब एक रूप में आपने ये मान लिया कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें देवी देवता के रूप में आपके आसपास स्थापित रही। और सपोज दैट कि आपने जलवायु में, या जलवायु ने अपने आप को इतना प्रतिरोधी मानव का बना दिया कि एक भारी भयंकर वर्षा जो है वो उत्पन्न हो गई, उसने बाढ़ उत्पन्न कर दी, और बाढ़ के कारण पूरी तरीके से सभ्यता विखंडित हो गई। क्योंकि अगर एक कारण बाढ़ है तो सबसे सटीक आकलन ये है कि जो खुदाई के दौरान चीजें प्राप्त हुई, फिर वो सारी की सारी उस मलबे से ढकी थी, जो मलबा नदियों द्वारा लाए गए अवसादों में प्राप्त होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी महामारी उत्पन्न हुई हो जैसे आज वर्तमान में घटित हो रही है, तो क्यों नहीं ऐसा कहा जा सकता कि वहां किसी प्रकार की कोई समस्या महामारी के रूप में उठ खड़ी हुई थी। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति के साथ हस्तक्षेप हो रहा है, महामारी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, बाढ़, भूकंप, ये सारी चीजें जब पूरी तरीके से मानव और प्रकृति की प्रतिद्वंदिता खड़ी हो गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे मूल कारण माना गया, न केवल बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन को, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण माना गया इसके पतन का, तो पतन का सबसे मूल कारण था पारिस्थितिक असंतुलन का सिद्धांत, इकोलॉजिकल डिसबैलेंसमेंट। पारिस्थितिक, जो भी इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक का मतलब आपके वातावरण, आपकी जलवायु, और जितना भी आपका सारा का सारा सिस्टम उलट पलट हुआ पारिस्थितिक में, वो सारा ही असंतुलन इसके पतन का कहीं ना कहीं कारण मिला। तो दोस्तों अगले ही लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि फैक्चुअल कंटेंट और फैक्चुअल डाटा के रूप में इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैसे समझे। अभी हमने समझा कि सभ्यता की उत्पत्ति, सभ्यता का विस्तार, सभ्यता का नगर नियोजन, सभ्यता का जो कला तकनीक है वो, सभ्यता का समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसका धर्म, और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन। अगले ही टॉपिक में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फैक्चुअल कंटेंट वहां से पूछा जाता है, और फिर इस कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर उस फैक्चुअल कंटेंट को किस तरीके से हमें बाहर निकालना है। तो स्माइल मेकर सीरीज में बने रहे हम लोगों के साथ, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये दी गई कॉन्सेप्चुअल जानकारी सही तरीके से सटीक रूप में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी या कुछ अन्य ऐसी पुस्तकें जो बहुत गहन रिसर्च के साथ इतिहास की लिखी गई हैं वहां से प्राप्त होगी। अन्यथा आप अगर किसी बेसिक किताब को लेकर तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उनके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा, और अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आपके साथ भी पारिस्थितिक असंतुलन का सिद्धांत उठ खड़ा हो सकता है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना होने के कारण अवसादग्रस्त आप पूरी तरीके से अपने आप को अलगाव या हीन भावना के रूप में महसूस करने लगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप फैक्चुअल कंटेंट को पूरी तरीके से घुसा लो दिमाग के अंदर, आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजों को पढ़ें और चीजों को समझें। इससे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा देने की और भी, और तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।